गरीब ससुराल में आई अमीर अंग्रेजन बहू। शरद इंडिया छोड़कर काम के सिलसिले में 30 सालों से अमेरिका में रह रहा था। उसकी शादी भी एक एनी नाम की अंग्रेजन से हुई थी और शादी के 2 साल बाद उन दोनों की एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी हुई जिसका नाम मिनी रखा गया। अब मिनी बड़ी हो चुकी थी। एनी, मिनी, दोनों यहाँ आओ। क्या हुआ पॉप्स? आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया है। मैंने काम की वजह से अपनी जिंदगी के 30 साल अमेरिका में बिता दिए, लेकिन अब फिर से काम के सिलसिले में मुझे इंडिया जाना पड़ेगा और ये कंपनी के सीईओ का ऑर्डर है, तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब पॉप्स, मुझे मेरे सारे दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ेगा? हाँ बेटा, फिर क्या था, शरद और उसका पूरा परिवार इंडिया आ गया। हमारा घर तो बहुत खूबसूरत है। You're right, मामा। इसी तरह से उन्हें इंडिया में रहते हुए कुछ दिन बीत गए। शरद को अपनी बेटी की शादी करने का ख्याल आया। यानी मैं सोचता हूँ कि हम क्यों ना मिनी की शादी इंडिया में ही कर दें। क्या बोलती हो तुम? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। शरद अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कोई भी अमीर घराने का लड़का नहीं मिलता। एक दिन शरद फोन पर बात करता हुआ सड़क पर चल रहा था कि तभी उसकी टक्कर कार्तिक से हुई। सॉरी अंकल जी, मैं जरा जल्दी में था। अरे देखकर नहीं चल सकते हो क्या? शरद उठकर वापस चलना शुरू कर देता है कि तभी कार्तिक की नजर शरद के वॉलेट पर पड़ती है जो टक्कर के दौरान गिर गया था। अरे अंकल जी, ओ अंकल जी, अरे अंकल जी, अरे सुनो तो सही। शरद अपनी ऑफिस की बात करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने कार्तिक की आवाज को सुना ही नहीं और वो गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। अरे ये तो चले गए। कार्तिक ने वॉलेट खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कार्तिक एक ऑटो में बैठा और शरद का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर ऑफिस के बाहर शरद की गाड़ी रुकी। अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया? यही तो था। हाँ, ये रहा आपका वॉलेट। अंकल जी, टक्कर के दौरान गिर गया था ये। मैंने आपको बहुत बुलाया, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। लीजिए, अब मैं चलता हूँ। शरद खड़ा हुआ कार्तिक को देखता रह गया। कार्तिक ने शरद का दिल जीत लिया था और फिर शरद ने अपनी बेटी की शादी कार्तिक से करने का सोचा। अगले दिन शरद ने कहकर कार्तिक का पता निकलवाया तो पता चला कि वो अमीर नहीं बल्कि एक गरीब लड़का है। लेकिन शरद को अब इससे फर्क नहीं पड़ता था। यानी मैं सोचता हूँ कि हमारी बेटी की शादी किसी पैसे के अमीर से नहीं बल्कि दिल के अमीर से, नेक और ईमानदार इंसान से हो। देखो, मुझे मिनी के लिए एक लड़का पसंद आया है, लेकिन वो जरा भी अमीर नहीं है। इस बारे में तुम क्या कहती हो? मैं बस यही कहूंगी कि जो उसे खुश रखे उसकी उस इंसान से शादी करना। एनी और शरद की बातें मिनी छिपकर सुन रही थी। मम्मी, पॉप्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करनी है, बस। पर बेटा, ऐसा लड़का तो फिर हमें तेरे लिए चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लड़का बहुत ईमानदार है। तो पहले उससे एक बार मिल तो ले, उसके बाद तो डिसाइड करना कि तुझे शादी करनी भी है या नहीं। ओके। शरद सारी तैयारी करके कार्तिक के परिवार से मिलने एनी और मिनी को लेकर पहुंच जाता है। नमस्ते, मैं शरद हूँ। नमस्ते, मैं एनी। आप लोग कौन है? माफ कीजिएगा, हम लोग बिन बताए आ गए, लेकिन दरअसल हम आपके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। अंदर आइए ना। शांति आराम से अपने पति के पास जाकर कहती है। सुनिए जी, हमारे बेटे कार्तिक के लिए रिश्ता आया है। देखने से तो अमीर घराने के लोग लग रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राजीव और शांति एनी और शरद से जाकर बात करते हैं कि तभी वहां पर कार्तिक आ गया। माँ, वो ये लोग कौन है? लीजिए, आ गया हमारा बेटा भी। आप तो वही वाले अंकल हो ना? तू इन्हें जानता है? हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। शरद अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है। लेकिन एक बात है, हम रिश्ता तभी पक्का करेंगे जब हमारी बेटी राजी हो। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मिनी और कार्तिक अकेले में थोड़ी बात कर सकते हैं? बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ चल क्या रहा है? भाई, आपको सब पता चल जाएगा। अब जाओ भी। मोना कार्तिक को मिनी के साथ भेज देती है। कार्तिक और मिनी एक दूसरे से कुछ देर तक बात करते हैं। मिनी को कार्तिक पसंद आ गया था और कार्तिक को भी मिनी अच्छी लगी। उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों में मिनी और कार्तिक की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे मोना, मैंने बोला था ना कि मेरी चप्पलें साफ कर देना।
फिर क्यों नहीं की? भाभी, मैं आपको क्या कोई नौकरानी दिखाई दे रही हूँ? चप्पल आपकी है तो आप ही साफ कीजिए। ओह, तुम मेरे आगे बस एक नौकरानी की तरह हो, समझी मोना? तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। न तुम्हारे पास दौलत है और ना ही मेरे जैसा रूप, समझी तुम? बेचारी मोना अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उदास हो गई। तभी कुछ देर बाद शांति ने मिनी से कहा, अरे मिनी बहू, अब बस शाम हो चली है, सभी को भूख लग रही होगी, रोटी बना ले। मम्मी जी, मैं कोई रोटी वोटी नहीं बनाने वाली, आप खुद ही बनाइए। ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? हाँ, ये सब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अरे क्या कोई कहकर मर गया है कि सास नहीं बहू ही रोटी बनाएगी? तो क्या इस उम्र में तुम माँ से काम कराओगी? हाँ बिल्कुल, इससे परेशानी ही क्या है? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जाने दे, जरा सी देर लगती है 4 रोटियां सेकने में, मैं खुद ही बना लूंगी, तुम बिना वजह लड़ाई मत करो। शांति खुद ही रोटियां बना लेती है। इसी तरह से कई दिनों तक चलता रहता है। मिनी ने अपने सास, ससुर और ननद सभी को अपनी जूती के नोक पर रखा हुआ था। पर एक दिन मोना और शांति बाजार गई हुई थी। मिनी भी पीछे से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए निकल जाती है। कहाँ जा रही है शांति? अरे बेचारी कहाँ जाएगी, किसी काम से ही जा रही होगी। सही कहा, इस उम्र में भी बेचारी को इतना काम जो करना पड़ता है। अरे शांति, तुझे तो बहू भी ऐसी मिली कि जिसने तुझे ही काम पर लगा दिया। खबरदार, जो हमारी भाभी को कुछ भी बोला तो वो जैसी भी है हमारे लिए है, उन्हें आपको कुछ भी कहने का हक नहीं है। तू तो बुरा मान गई मोना, लेकिन वो तो तुझे भी बस एक नौकरानी की तरह ही मानती है। बस करो तुम दोनों, बदतमीजों। मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी सुधर जाएगी। अरे शांति जी, आप तो बुरा मान गई, चलते हैं। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है कि सच सभी को कड़वा लगता है। दोनों औरतें वहां से चली गई, लेकिन मिनी ने अपनी आंखों से अपनी सास और ननद का खुद के लिए प्यार देख लिया था। मैं कितनी गलत थी। मम्मी जी और मोना मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस अमीरी के घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मिनी भागती हुई मोना और शांति के पास पहुंच गई और उनसे माफी मांगने लगी। मोना, मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे यकीन था कि एक दिन तुझे एहसास जरूर होगा। भाभी, आपकी इस प्यारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अब आप रोना बंद कीजिए। शांति, मिनी, मोना तीनों बाजार से घर आ गई और उन तीनों ने मिलकर बचे हुए घर के काम किए। अब मिनी भी सभी से घुलने मिलने लगी थी, जिसे देखकर कार्तिक और सभी घर वाले बहुत खुश थे। श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ दीपक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अकेली रहती हूँ, मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से रहने की जरूरत भी नहीं होगी, और तीनों नंद भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटे से घर में रह पाएंगे? श्वेता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाएं, पर वक्त के साथ मैं मेहनत जरूर कर लूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो शादी की तैयारियां करते हैं। श्वेता, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना। उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं इतना कभी उन्हें दे ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने चुनते हैं और अगले दिन शादी में पहनते हैं, जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी। तभी श्वेता कहती है, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है, अमीर मेरी भाभी आई है। हाय हाय, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। सब लोगों के सामने पागलों की तरह नाच रही है।
ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। दीपक जरा देखो ना, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं, इन्हें समझाओ। रुको रुको, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बोलता हूँ। टीना, शिखा, पारुल, तुम तीनों मेरी बहनें हो, इधर आओ। तुम नाचो मत, गेस्ट को देखो। ठीक है भैया। भैया मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। कैटरिंग में भाभी ने चाउमीन पिज्जा रखवाया है। और भैया मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, भाभी बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद श्वेता बड़ी महंगी सी गाड़ी में 3 नंदों और पति के साथ अपने नए बंगले पर पहुंचती है, जहां बड़ा सा घर देखकर तीनों उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। और तभी दीपक उनसे कहता है, शिखा, टीना, पारुल, तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी आई हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनकी आरती और कलश लाना होगा। जाओ लेकर आओ। हाँ भैया, हम अभी लाते हैं। पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है। कितना बड़ा है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है, और वो डिब्बे जैसा दीवार पर क्या लगा है? एसी है, उससे पूरा कमरा हॉल ठंडा हो जाएगा। पर ये तुम मेरा स्वागत करोगी तभी बताऊंगी ना। तीनों अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफे पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती हैं। अरे ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो? नया सोफा है, ऐसे कूदो मत। टीना, शिखा, पारुल, ये सब क्या है? ऐसे नए सामान के साथ कोई करता है क्या? भैया हमें तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जुमला है। भाभी ने जो घर आया है, सच में ये बहुत अच्छा घर खरीदा है। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। श्वेता, माफ करना, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना अच्छा लग्जरी सामान और घर नहीं देखा। ये सब इसीलिए कर रही हैं। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर दीपक, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम कर लो, मैं उन्हें उनका कमरा दिखा कर आती हूँ। पारुल, टीना, शिखा दीदी, मेरे साथ चलिए। तभी दुल्हन के जोड़े में श्वेता अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है, दूसरी टेडी बियर को देखती है, तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर श्वेता अपने मन में कहती है, दीपक ने मुझे जो बोला वो ठीक है, फिर भी ये तीनों नंदे मुझे जरूरत से ज्यादा गवार दिखाई दे रही हैं, जैसे कभी ये गद्दा भी नहीं देखा हो। भाभी देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा, और यहाँ ये कितना सुंदर चांद तारे दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे, इधर आओ। भाभी मुझे एक एसी चलाकर दिखाओ ना, ताकि ठंडा ठंडा लगे कमरे में। ये देखो, रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी, कुल्फी की तरह कमरा ठंडा हो गया और हमें हवा भी नहीं आ रही। कितना अच्छा एसी है। दीदी, यही इसकी खासियत है। अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। ऐसा कहकर श्वेता सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसके तार को हिलाते हैं। ये देखकर श्वेता कहती है, अरे आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? भाभी, ये टीवी जैसा लग रहा है, हम इसके तार हिला रहे हैं ताकि इसमें कुछ आने लगे। अरे दीदी, पहले इसको यहाँ से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें। ये पहले के जमाने की टीवी की तरह नहीं है। पता है टीना, पारुल, इन कमरों के ऊपर भी 2 मंजिल हैं, और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो, वो छोटा सा क्या है? भाभी कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं। शिखा दीदी, जिन कपड़ों पर सिलबटें होती हैं, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। बड़े काम की चीज है भाभी, मेरा सूट भी कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गॉड, इतनी गवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों? इन्हें एक नॉर्मल चीज प्रेस के बारे में भी दीपक ने कभी नहीं बताया, ना अपने घर में यूज किया होगा। वक्त गुजरता है। गवार नंद अपनी बेवकूफी के कारण अक्सर श्वेता को परेशान करती थी, पर श्वेता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कभी वो श्वेता का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वैक्यूम क्लीनर, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट वास बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिससे काफी हद तक नुकसान भी हो जाता है। और श्वेता इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं,
यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए। सिलेंडर तो खत्म है, भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया था। तो चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं, पर 1 मिनट, खाने का कोई सामान घर में नहीं है, क्यों ना दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही है, हम खुद ही कर लेते हैं। भाभी सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीनों फ्रिज में से 3 स्टील के गिलास में दूध करके माइक्रोवेव में रख देती हैं और बटन चालू कर देती हैं, जिसके 1 सेकंड बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाती हैं। तभी आवाज से श्वेता वहां आकर कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? इतना धुआं, मुझे जल्दी से बंद करना होगा। तभी श्वेता जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से से कहती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी? अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया, और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती। वैसे भी वॉशिंग मशीन को भी तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे खराब कर दिए, और वो भी चीज है। मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाती रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो दीपक तो मुझसे ही कहते। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर तुमने क्या किया था इस माइक्रोवेव में? भाभी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी, इसलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था और वो बम पटाखे बजने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ दीपक देख लेता है और श्वेता से कहता है, श्वेता ये सब क्या है? तुम मेरी मासूम सी तीनों बहनों को क्यों इस तरह डांट रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया? माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। दीपक, बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है, शुक्र करो बच गई। हादसा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, और वो मुझे बुला सकती है ना? और ये सब मैं हमारी शादी की 1 महीने से सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। श्वेता की बात सुनकर दीपक और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। श्वेता मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं अपनी बहनों को कभी दे नहीं पाया। इस वजह से वो इन सामानों को चला नहीं सकी। तुम माफी मत मांगो, मैं हूँ ना, मैं इन तीनों को सब कुछ सिखा दूंगी। भाभी सॉरी, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाभी। इस तरह श्वेता तीनों नंद को घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी ओर वो पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट, तीसरी डॉक्टर बनती है, और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं। कॉलेज में सभी लोग एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। सभी अपनी क्लासरूम को अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे, लेकिन पूर्णिमा का सारा ध्यान हमेशा की तरह उसकी किताबों पर ही था। तभी उसकी सहेली कंचन आती है। अरे यार, तू यहाँ बैठी बैठी बोर नहीं हो रही क्या? चल ना, थोड़ी देर यहाँ से वहाँ टहल लेते हैं। नहीं यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा। तू जा और तू सबके साथ एनुअल फंक्शन की तैयारी कर ले। अभी उनकी क्लास का राहुल नाम का लड़का पूर्णिमा से कहता है, अरे ओ पूर्णिमा की बच्ची, जब देखो हमेशा यहाँ बैठी रहती है। अपने लंबे हाथों को लेकर जल्दी से यहाँ पर आ और अपने लंबे हाथों की मदद से क्लासरूम के जाले साफ कर। हाँ हाँ, सही काम दिया तुमने इसको। इसके लंबे हाथ किसी काम आएंगे। पूर्णिमा को ना चाहते हुए भी अपने लंबे हाथों की मदद से क्लासरूम की जाले झाड़ने पड़ते हैं, जिसके चलते वो बहुत उदास हो जाती है और वापस क्लास खत्म होने के बाद घर लौट आती है, जहाँ उसके घर में कुछ मेहमान बैठे होते हैं। आओ बेटी आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो, ये लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं। लीजिए, हमारी बेटी आ गई। बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है हमारी बेटी। हेमलता जैसे ही पूर्णिमा की लंबे हाथ देखती है, उसे पूर्णिमा बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो बातों को यहाँ से वहाँ घुमा आती है और रिश्ते के लिए मना करके चली जाती है। उनके जाते ही पूर्णिमा रोने लगती है। फिर मेरे साथ ही क्यों पिताजी? किसी को भी मैं पसंद नहीं आती हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, एक ना एक दिन तुझे एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता जरूर आएगा। कावेरी पूर्णिमा को गले से लगाकर एक तसल्ली देती है। तभी पंडित का कॉल आ जाता है। अरे बहन जी, मैंने अब जो रिश्ता देखा है वो बहुत अच्छे घर का है, जिस घर में हमारी बिटिया बहुत सुखी से रहेगी। कहो तो बात पक्की कर दूं, उन्हें आपकी बेटी के लंबे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर ऐसी बात है तो रिश्ता पक्का कर दीजिए पंडित जी, हमें तो बस हमारी बेटी खुश चाहिए। फोन कट करने के बाद पंडित के पास लड़की वाले बैठे होते हैं, जिनसे पंडित कहता है, अब तो आपका बहुत मुन्ना होने वाला है। भाई साहब, मेरे हिस्से का पैसा तैयार रखना शादी के बाद। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी तो होने दो। इतने बड़े घराने में मेरे बेटे की शादी करवा रहे हो, उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लो पंडित जी, मुंह मीठा करो। कावेरी और रुपेश दोनों ही पैसे वाले थे, जिसके चलते शकुंतला और प्रमोद अपने बेटे पुनीत का रिश्ता पूर्णिमा से कर देते हैं। शादियों की रस्म शुरू हो जाती है, जिसके चलते कावेरी और रुपेश दोनों अपनी बेटी के लिए दहेज लेने जा रहे होते हैं। माँ, पिताजी आपने बचपन से ही मुझे बहुत कुछ दिया है, हमेशा मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया और मेरे पीछे खूब पैसा लगाया, लेकिन अब आपको मेरे लिए इतना दहेज लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ बस मेरे ससुराल वाले मुझे इसी प्रकार स्वीकारें। अपनी बेटी की सोच से कावेरी और रुपेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते वो उसे बिना दहेज के ही विदा कर देते हैं। गृह प्रवेश के समय शकुंतला और प्रमोद का सारा ध्यान पूर्णिमा के लाए हुए दहेज पर होता है। अरे राखी, यहाँ आना जरा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो, हम अभी दहेज देख कर आते हैं। माँ जी, मैं अपने साथ कोई दहेज नहीं लेकर आई हूँ, मेरे ससुराल वालों की सोच इतनी अच्छी है तो इसमें दहेज का क्या काम। पूर्णिमा तो ऐसा कहकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है, लेकिन दहेज न लाने का नाम सुनते ही घर के सभी सदस्यों की मुंह बन जाते हैं। जिसके बाद पूर्णिमा की ननंद तारा रसोई में अपनी बड़ी भाभी से कहती है, अरे अरे, इतने अमीर घराने से होने के बाद भी दहेज में थोड़ी कौड़ी नहीं लाई, इससे अच्छा तो भाभी आप ही थी जो इतना सारा लेकर आई थी। अरे मेरी होड़ कोई कर सकता है क्या। शादी के पहले दिन से ही पूर्णिमा को उसके लंबे हाथों के साथ कोई पसंद नहीं करता, जिसके चलते उसे बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। एक दिन शकुंतला अपनी सहेली रुक्मणी के साथ बैठी हुई होती है। हे भगवान, क्या बताऊं तुझे, ऐसे भाग्य फूटे हैं कि दहेज में कौड़ी तक नहीं आई। अरे मेरा तो दुनिया भर का पैसा लग गया। इतने गए गुजरे खानदान से है क्या तेरी बहू जो दहेज के नाम पर कुछ नहीं लाई। बस यूं समझ लो, मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तभी वहाँ पूर्णिमा उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। पूर्णिमा के लंबे हाथ देखकर रुक्मणी कहती है, अरे लोग कहते थे कि ऊंट की तरह लंबा है, लेकिन जरा देखो तो सही, तुम्हारी बहू के हाथ तो ऊंट की क्या जिराफ की गर्दन से भी लंबे हैं। रुक्मणी को ऐसा बोलते हुए सुन पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही रोजाना उसे जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। एक दिन पूर्णिमा से रोटियां जल जाती हैं। देखा ना आपने, जिराफ जैसी गर्दन वाले लंबे हाथ वाली बहू ने कितनी रोटियां जला रखी हैं। रोज रोज ऐसी जली फुक्की रोटियां हमें खिलाती है, आज मैं इसके हाथ ही जला देती हूँ। शकुंतला ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और पूर्णिमा के दोनों हाथ तवे पर सेक देती है, जिससे उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। माँ जी, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। आइंदा अगर तूने दोबारा रोटियां जलाई तो तेरे दोनों लंबे हाथों को काट कर फेंक दूंगी, समझ आई मेरी बात। हाँ माँ जी, आज के बाद कभी रोटियां नहीं जलाऊंगी। पूर्णिमा की बातें सुनकर शकुंतला चली जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बेचारी पूर्णिमा रात भर अपनी किस्मत को लेकर रोती रहती है, जिसके चलते वो घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए फैसला लेती है। अपना सामान पैक करके घर से वो निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसके सामने एक देवी माँ का मंदिर आता है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, आज की रात मैं देवी माँ के मंदिर में ही गुजार लेती हूँ। मंदिर में जाते ही देवी माँ को देखकर पूर्णिमा रो पड़ती है और रोते हुए देवी माँ से कहती है, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? इससे अच्छा तो आप मुझे इस दुनिया में पैदा ही ना होने देते। मेरे इन लंबे हाथों की वजह से अभी तक मैंने जो सहन किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आगे तो मुझे मौत ही आ जाए तो ही अच्छा होगा। मैं इस जीवन में बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। पूर्णिमा ऐसा कहकर अपना सर देवी माँ के मंदिर में ही पटकने लगती है। तभी उसके सामने देवी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बस करो मेरी बच्ची और अपना सर मत फोड़ो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी सभी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। तभी देवी माँ पूर्णिमा के दोनों हाथों को पकड़कर उनके ऊपर स्पर्श करती हैं,
जिससे पूर्णिमा के हाथों में अजीब सी रोशनी आ जाती है। इसके बाद मेरी बच्ची, जब भी तुम किसी वस्तु को छू लोगी वो सोने में बदल जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और पूर्णिमा वापस अपने ससुराल आ जाती है। वो आधी रात के समय अपनी रसोई के अंदर जाती है और वहाँ रखे सभी बर्तनों को स्पर्श करने लगती है। उसके स्पर्श से जो जो बर्तन वो स्पर्श करती है वो सभी सोने में बदल जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब सोने में बदल गया। तभी वो रसोई में रखी हुई सभी सब्जियों को उठाकर देखती है। वो सब्जियां भी उसके स्पर्श से सोने की हो जाती हैं। इतना सारा सोना मेरी सास देखेंगी तो वो फिर कभी मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाएंगी भी नहीं, और इतना सोना देखकर वो खुश हो जाएंगे और मेरे ऊपर अत्याचार करना बंद कर देंगे। पूर्णिमा खुद से ऐसा कह रही थी कि तभी ये सब शकुंतला रसोई के दरवाजे के पास खड़ी हुई सुन लेती है। तुम्हें बहुत परेशान किया, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब मुझे माफ कर दो बहू। लालच के आगे मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे तुम्हारी इस चमत्कार के बारे में कुछ समझ नहीं आया। ये सब कैसे हुआ? पूर्णिमा अपनी सास को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहू अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लंबे हाथ है तो क्या हुआ, तुम इस घर की बहू हो। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर पूर्णिमा को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से पूर्णिमा के ससुराल के सभी लोगों का बर्ताव उसके प्रति अच्छा हो जाता है और वो उनके साथ अपने जादुई लंबे हाथों के जादू की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है।